दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक परिवार से जहां पर एक व्यक्ति विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 डिग्री पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं आप इनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजे से कहा। माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देशी धुन धारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर के रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई है। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनस्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर उसकी माँ थी। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विमल बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? विमल ने आश्चर्य से पूछा। अरे अब गांव वाले तो हैं और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं और फिर हम सारी व्यवस्था कर आएंगे ना। कामनी की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो। हाँ बेटा बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इस मनोभाव को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा जो अमेरिका में रहते थे आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से विमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों विमल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लग रहा था, कामनी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने विमल की ओर देखा तो विमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती को बहुत तेज बुखार है और वो पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा विमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी ना? डॉक्टर रमेश ने विमल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, विमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, आप चुप रहे। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा दिखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामनी की ओर व्यंग से देखा। कामनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे
तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कामनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा, विमल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर रमेश जो उनके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो विमल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। वह मेरा अपराध अक्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। विमल ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कामनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामनी की मनोस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विमल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामनी और बच्चों ने सरस्वती के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी का कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। मूर्ख राजा और चतुर मंत्री की कहानी। कई सालों पहले नदी के किनारे पर एक देल्स नामक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में शासन करने वाला राजा बहुत ही मूर्ख था, वहीं राजा का मंत्री बहुत चतुर था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों नदी किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह नदी किस दिशा में और कहां तक बहकर जाती है? मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह नदी पूरब की दिशा में बहती है और यह पूरब देश तक जाती है। इस पर राजा ने कहा कि वह नहीं चाहता कि हमारे देश का पानी पूर्व के देशवासी इस्तेमाल करें। राजा ने मंत्री को नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करने का आदेश दिया। तभी मंत्री ने राजा से कहा कि ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। राजा ने गुस्से में कहा कि पानी हमारा है और पूर्व देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हमारा नुकसान होगा। इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्दी से जल्दी नदी में दीवार बनवाने का काम शुरू करवाओ। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाता है और नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू करवा देता है। नदी में दीवार बनने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु उनकी मूर्खता के कारण कुछ दिनों बाद जब बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो जाता है। इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एकत्रित होकर मंत्री के पास आते हैं। मंत्री उन्हें आश्वासन देता है कि वह इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय पता चलता था। मंत्री ने उसे कहा कि आज तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना। उस आदमी ने मंत्री ने जैसा कहा वैसा ही किया। इससे जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजाया। 6 घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा कि 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आता है तो वहां मंत्री पहले से मौजूद होता है। बाहर अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है कि अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ है। राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज, प्रातःकाल हो चुकी है, पर हमने पूर्व दिशा वालों के यहाँ पानी को जाने से रोक दिया है, तो शायद इसीलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया है। इसलिए सूर्य उदय तो हुआ है पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंच पाएगी। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ जाता है और मंत्री से पूछता है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब मंत्री उत्तर देता है कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वो भी सूरज को छोड़ देंगे। इससे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तोड़वाने का आदेश देता है। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहता है।
कुछ घंटों में कारीगरों ने दीवार गिरा दी और तब तक सूरज के निकलने का समय भी हो गया था। सूर्य उदय हो गया। सूर्य की लालिमा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्य उदय हो पाया है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। इसके बाद मंत्री कहता है कि महाराज, यह तो राज्य के प्रति मेरा फर्ज था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी तरक्की देखकर उनसे जलन की भावना रखनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी का कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। एक समय की बात है, गांतूर नाम के एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे। उन्होंने एक साहूकार के पास 500 रुपए यह सोचकर जमा करा दिए कि जब उनकी बेटी की शादी होगी तो ये पैसे उनके काम आएंगे। देखते ही देखते समय निकलता गया और बेटी शादी योग्य हो गई। पंडित जी ने अपनी बेटी के लिए योग्य वर देखना शुरू कर दिया। उन्हें अपनी पुत्री के लिए एक लड़का पसंद भी आया, जिसके बाद पंडित जी साहूकार के पास अपने पैसे लेने गए। साहूकार ने उन्हें पैसे देने से इनकार करते हुए कहा, मेरे पास आपने कोई पैसे जमा नहीं कराए। आपके पास क्या सबूत है कि आपने मेरे पास पैसे रखे थे? क्या आपके पास इसका कोई लिखित प्रमाण है? साहूकार की ये बातें सुनकर पंडित जी परेशान हो जाते हैं और वे समझ जाते हैं कि साहूकार ने उनके पैसे हड़प लिए। एक दिन पंडित जी मंदिर से घर लौट रहे थे, तभी उनके दिमाग में विचार आया कि उन्हें उस साहूकार की शिकायत राजा से करनी चाहिए। हो सकता है राजा इस परेशानी का कोई हल निकाल दे। पंडित जी बिना देरी किए राजा से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी परेशानी राजा के सामने रखी। पंडित जी की बात सुनकर राजा ने कहा कि कल नगर के लिए हमारी सवारी निकलेगी, तुम उस समय उस साहूकार की दुकान के सामने जाकर खड़े हो जाना। राजा की बात सुनकर पंडित जी अपना झोला उठाकर घर को निकल गए। अगले दिन राजा की सवारी निकली। नगर वासियों ने उन्हें फूलों की माला पहनाई व आरती उतारी। पंडित जी राजा के कहे अनुसार उस दुकान के सामने खड़े हो गए। राजा की सवारी साहूकार की दुकान के सामने आई तो राजा ने पंडित जी को देखकर प्रणाम किया और उनसे कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे साथ बग्गी में चलिए। पंडित के बग्गी में बैठने के बाद साहूकार ने राजा की पूजा की और उन्हें फूलों की माला पहनाई। उसके बाद राजा की बग्गी आगे बढ़ गई। पंडित जी को कुछ दूर आगे जाने के बाद राजा ने बग्गी से उतार दिया और बोला कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आगे देखो क्या होता है। पंडित और राजा के संबंध को देखकर साहूकार सोच में पड़ गया और उसे घबराहट होने लगी कि कहीं पंडित उसकी शिकायत राजा से ना कर दे। वह घर जाकर रात भर सो नहीं पाया। सुबह दुकान पर जाकर सबसे पहले साहूकार ने अपने मुनीम को पंडित जी को सह सम्मान दुकान में लाने के लिए कहा। मुनीम पंडित जी को ढूंढने निकल पड़ा। कुछ देर बाद पंडित जी उसे नगर में एक पेड़ की छांव में आराम करते हुए नजर आए। मुनीम ने पंडित जी को कहा कि साहूकार ने उनको दुकान में लेकर आने के लिए भेजा है। मुनीम पंडित जी को सम्मान के साथ दुकान लेकर जाता है। साहूकार पंडित जी को आदर सम्मान के साथ बिठाते हुए कहता है, मैंने पुराने खाते की अच्छी तरह जांच की और उसमें आपने मुझे 500 रुपए दिए थे। इसकी जानकारी मिली है। यह पैसा पीछे 10 सालों से मेरे पास जमा है, जिस वजह से इसका ब्याज मिलाकर ये 12,500 रुपए हो गए हैं। फिर साहूकार उन्हें 13,500 रुपए देते हुए कहता है कि आपकी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है, तो ये 1,000 रुपए मेरी तरफ से उसकी शादी के लिए है। साहूकार ने पंडित जी को 13,500 रुपए देकर बड़े ही प्रेम के साथ विदा किया। इस तरह पंडित जी को उनके अपने पैसों के साथ ही उसका ब्याज और शादी के लिए साहूकार की तरफ से 1,000 रुपए अतिरिक्त मिल गए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर कोई किसी को परेशान कर रहा है तो उसके सामने गिड़गिड़ाने की बजाय ऐसे व्यक्ति से मदद मांगे जो इस समस्या से उसे निकाल सकता है। दोस्तों, इस कहानी का कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। राजा का उत्तराधिकारी कौन? एक बार की बात है, तुगलक नगर राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा हुआ करता था। वह बहुत ईमानदार और साहसी था। उसे अपनी प्रजा से बहुत प्यार था। उसके राज्य में सभी लोग खुशी से एक साथ रहते थे। राजा को एक बात हमेशा परेशान किया करती थी कि उसके जाने के बाद उसके राज्य को कौन संभालेगा, क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन राजा ने अपने राज्य से ही किसी युवक को अपना उत्तराधिकारी चुनने का फैसला किया। वह अपनी ही तरह किसी ईमानदार लड़के को सत्ता सौंपना चाहता था जो प्रजा का ख्याल रखे। राजा ने काफी सोच विचार करके राज्य के सभी
सभी होनहार बच्चों को दरबार में बुलाया और घोषणा करते हुए कहा, मैं आप सब में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। इसके लिए आप सबको एक परीक्षा दी जाएगी, जो उसमें पास होगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इसके बाद राजा ने वहां मौजूद सभी बच्चों को एक एक बीज दिया और बोला कि घर जाकर इस बीज को गमले में लगाना है। 4 महीने बाद सभी अपने पौधे के साथ यहाँ पर फिर से एकत्रित होंगे। उस समय मैं आप में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सभी बच्चे सोच रहे थे कि राजा अपना उत्तराधिकारी बनाने के लिए कोई कठिन परीक्षा लेने वाले हैं, लेकिन गमले में बीज बोने की बात सुनकर सभी इस परीक्षा को आसान समझकर खुशी खुशी घर लौट गए। वक्त बीतने लगा, सभी बच्चों के गमले से बीज की उपज दिखने लगी, लेकिन क्षितिज नाम का एक बच्चा था जिसके गमले से पौधे का नामो निशान नहीं था। क्षितिज के साथ के दूसरे बच्चों के पौधे बड़े होने लगे थे। यह देखकर वह बहुत परेशान होने लगा। वह मन ही मन यह सोचता रहता कि सबके गमले में पौधे आ गए, लेकिन उसके गमले से पौधा क्यों नहीं आ रहा है। उसने सोचा कि हो सकता है कि उसका पौधा उगने में अधिक समय ले, इसलिए उसने हार नहीं मानी और वह पूरी मेहनत और लगन के साथ गमले की ओर ज्यादा देखभाल करता। धीरे धीरे 4 महीने बीत गए, लेकिन क्षितिज के गमले से कोई पौधा नहीं आया। वही ज्यादातर सभी बच्चों के गमले में पौधा निकल आए। कुछ बच्चों के पौधों में तो फूल और फल भी दिखने लगे। राजा के पास जाने का समय आ गया। क्षितिज ने सोचा कि वह राजा के पास जाएगा तो उसका गमला देखकर सब उसका मजाक बनाएंगे। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा कि वह हर दिन गमले में पानी देता था व उसकी देखभाल करता था। क्षितिज की माँ ने उसे समझाया और कहा कि नतीजा कुछ भी आया हो, लेकिन तुम्हें राजमहल उनका बीज लौटाने जाना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा। माँ के समझाने पर क्षितिज मान गया और खाली गमला लेकर राजमहल पहुंचा। वहां उसने देखा कि सभी के गमले में सुंदर सुंदर पौधे दिखाई दे रहे थे और सभी बहुत खुश थे। उसका गमला देखकर सभी हंसने लगे और अपनी मेहनत का बखान करने लगे। वह चुपचाप आंखें नीचे किए शर्म से बैठ गया। इतने में राजा आए और सभी के गमलों को ध्यान से देखने लगे। जब वह क्षितिज के गमले के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा, यह किसका गमला है? क्षितिज, जी मेरा। राजा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? क्षितिज, मैं रोजाना इसको पानी देता था। मैंने इसकी बहुत देखभाल की, लेकिन इसमें से पौधा नहीं निकला। राजा, आओ मेरे साथ। क्षितिज राजा द्वारा बुलाने पर डर गया, लेकिन उसे राजा की आज्ञा माननी ही थी। वह धीरे धीरे राजा की तरफ आगे बढ़ा। राजा उसे सिंहासन के पास ले गए और बोले, तुम ही इस राज्य के असली उत्तराधिकारी हो। राजा के इस फैसले से वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। राजा ने कहा, मैंने जो बीज दिया था वह नकली था, उससे पौधा आ ही नहीं सकता था। आप सबने बीज बदल दिया। लेकिन क्षितिज ने ईमानदारी के साथ 4 महीने मेहनत की और अपनी असफलता स्वीकार करते हुए मेरे सामने खाली गमला लाने का साहस दिखाया। क्षितिज में वो सारे गुण हैं जो एक राजा में होने चाहिए। इसीलिए इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी मैं क्षितिज को बनाता हूँ। सभी युवकों का सिर शर्म से झुक गया। वे चुपचाप दरबार से बाहर निकल गए। इस तरह क्षितिज ने ईमानदारी की बदौलत राज्य का सिंहासन पा लिया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान को उसकी सच्चाई और ईमानदारी का फल जरूर मिलता है। दोस्तों, इस कहानी का कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। दोस्तों, आपने यह कहावत तो जरूर सुनी होगी कि अगर आप किसी की जिंदगी में कड़वाहट घोलोगे तो आपकी खुद की जिंदगी में भी कड़वाहट हो जाएगी। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो आप खुद उस गड्ढे में भी गिर जाओगे। इसी से संबंधित मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाला हूँ। प्राचीन समय की बात है। अजबगढ़ नामक राज्य में कुबेर सिंह नाम का एक राजा राज करता था। राजा स्वभाव से बहुत ही दयालु था। वह गरीब और बेबस लोगों की हमेशा सहायता करता था। किसी गरीब पर जुल्म होते देख वह कड़े कार्यवाही करता था। राजा के इसी स्वभाव से आजमगढ़ की प्रजा बहुत प्रसन्न रहती थी। राजा की भी एक ही इच्छा थी कि वह अपनी प्रजा को हमेशा खुश रख सके, लेकिन फिर भी राजा को हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी प्रजा खुश नहीं है। इसीलिए अक्सर राजा प्रजा का हालचाल जानने के लिए भेष बदलकर शहर में घूमा करता था और लोगों की राय जाना करता था। इसी तरह एक बार राजा घूमते घूमते शहर से बाहर जंगल की तरफ निकल गया। राजा के सभी साथी पीछे रह गए और वह एक जंगल में भटक गया। राजा ने अपने चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया।
वह भूख से व्याकुल था और शाम भी होने वाली थी। तभी राजा को एक ऋषि की कुटिया दिखाई दी। कुटिया देखकर राजा की जान में जान आई। उसी समय राजा ने रात वहीं व्यतीत करने का फैसला किया। जब राजा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा तो वहां पर एक ऋषि तपस्या में लीन थे और चारों तरफ बहुत ही सुंदर वातावरण था। चिड़िया चहक रही थी, पेड़ों पर रस भरे फल लटक रहे थे और वातावरण बिल्कुल शांत प्रतीत होता था। राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषि के समीप जाकर प्रणाम किया। ऋषि ने वह आवाज सुनकर आंखें खोली तो एक सुंदर नौजवान युवक को सामने पाया जिसके मुख से तेज झलक रहा था। राजा को देखकर ऋषि सब कुछ समझ गए। राजा ने ऋषि से रास्ता भटक जाने की बात बताई और वहां रात गुजारने के लिए अनुमति मांगी। ऋषि ने राजा को रुकने की अनुमति दे दी और राजा को खाने के लिए स्वादिष्ट फल दिए। जब राजा ने उन फलों को खाया तो राजा को वह फल अत्यंत मीठे और स्वादिष्ट लगे। राजा ने इससे पहले इतने मीठे फल कभी नहीं खाए थे। राजा ने ऋषि से फलों के इतने मीठे होने का कारण पूछा। राजा की यह बात सुनकर ऋषि ने कहा, यहाँ का राजा दयालु और न्यायप्रिय होगा। वह गरीबों की सहायता करता होगा, वह प्रजा के दुख दूर करने वाला होगा, इसीलिए यह फल इतने मीठे हैं। लेकिन राजा को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था, पर राजा इन बातों को झुठला भी नहीं पा रहा था। इसीलिए राजा ने निरीक्षण करने का निर्णय लिया। सुबह होते ही राजा शहर की तरफ निकल पड़ा और राजधानी में वापस पहुंचने के बाद उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने प्रजा पर कर बढ़ा दिए। अब राजा गरीबों को परेशान करने लगा। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। ठीक 1 महीने बाद राजा फिर उसी जंगल में उस आश्रम पर जा पहुंचा। जब राजा ने उस आश्रम को देखा तो वहां भौचक्का रह गया, क्योंकि जहां पर पहले पेड़ हरे भरे थे वह सब पेड़ सूख गए थे। अब फलों में कीड़े लग गए थे, चिड़िया भी चहक नहीं रही थी। तभी घोड़े की आहट पाकर ऋषि अपनी कुटिया से बाहर आए और राजा को बिठाया। ऋषि ने राजा को ताजे फल खाने के लिए दिए। जब राजा ने फलों को खाया तो उनका पूरा मुंह कड़वाहट से भर गया। राजा ने ऋषि से फलों की कड़वाहट का कारण पूछा। राजा की बात का जवाब देते हुए ऋषि ने कहा, अब यहाँ का राजा बदल गया है, जो प्रजा को दुखी करता है और प्रजा में कड़वाहट फैलाता है। इसीलिए सभी फलों का स्वाद कड़वा हो गया है। यह सब देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और ऋषि को प्रणाम कर वापस लौट आया। राजा ने अगले दिन से ही पहले जैसा राज्य चलाने लगा। वह फिर से लोगों की सहायता करने लगा और उसके बदलने से फलों और प्रकृति में फिर से स्वाद आ गया और प्रजा फिर से सुखी रहने लगी। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, कभी किसी की जिंदगी में कड़वाहट नहीं घोलनी चाहिए, अन्यथा उस कड़वाहट का असर आपको अपने निजी जीवन में देखने को जरूर मिलेगा। आपने यह कहावत तो सुनी ही होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वे स्वयं उस गड्ढों में जाकर जरूर गिरते हैं। दोस्तों, इस कहानी का कौन सा पार्ट आपके दिल को छू गया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना। और अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। और इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए।